गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की भारत के मैटर्स में जो दखल अंदाजी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, क्योंकि वही अनाउंस करते रहते हैं कि भाई इंडिया रशिया से तेल कम कर रहा है, इंडिया रशिया से तेल अब नहीं खरीदेगा। ये सारी बातें वो अनाउंस कर रहे हैं। ये सवाल पूछा गया हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी से भी, तो उन्होंने इस बात पे कमेंट करने से मना कर दिया। हालांकि पीयूष गोयल जी ने ये हमारे लिए कंफर्म कर दिया है कि जो यूएस के साथ डील हुई है ना, उसमें सेंसिटिव सेक्टर्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब जैसे आपका एग्रीकल्चर है, आपका डेयरी सेक्टर है, इनको इससे बाहर रखा गया है ताकि देश के जो किसान हैं उनके ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। पर क्वेश्चन इन दी एंड वही उठता है सामने कि देखो इतना सारा क्यों डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर प्रेशर डालते रहते हैं कंटिन्यूअसली। कभी वो यहाँ पे सीज फायर अनाउंस कर देते हैं, कभी अनाउंस करते हैं कि रशिया से भारत ने बोल दिया है कि तेल कम खरीदेगा। अब तो उन्होंने ये बोल दिया है कि रशिया से तेल खरीदना ही नहीं है। अब और साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि मोदी जी ने उनको कमिट कर दिया है कि वो यूएसए से ज्यादा तेल खरीदेंगे और अपने वेनेजुला का भी तेल खरीदेंगे। अब नोटिस करो, जो वेनेजुला का तेल है वो कंपेरेटिवली काफी महंगा है। अब वो तेल महंगा है, उसको प्रोसेसिंग भी उसकी डिफिकल्ट है। उससे कहीं ना कहीं अगर भारत वेनेजुला से तेल बना देता है वहां से खरीदना, और रशिया का सस्ता तेल हमने खरीदना कम कर दिया, उसका पूरा इम्पैक्ट भारत के आम लोगों पे आएगा। क्योंकि जब तेल महंगा होता है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सारी चीजें देश में महंगी होती हैं, तो उसका इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भारत के ऊपर यहाँ पे आना ही आना है। राइट। तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि हमें यहाँ पे कंप्लीट क्लैरिटी मिले। ये हर एक बात डोनाल्ड ट्रंप क्यों यहाँ पे भारत के बारे में बोलते हैं कि भारत ऐसा करेगा, भारत ऐसा करेगा, ये सारी बातें हमारे कॉमर्स मिनिस्टर से आनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी है हमारे कॉमर्स मिनिस्टर, या डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी है हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर। तो यहाँ पे पीयूष गोयल जी ने ये बोला है कि आने वाले डेज के अंदर हम यहाँ पर इसकी पूरी जो डिटेल्स हैं वो साझा करेंगे अपने देशवासियों के साथ। पूरी डिटेलिंग जो है वो सबके लोगों के सामने आएगी। एंड इस ट्रेड डील के माध्यम से इंश्योर ये किया जाएगा कि भारत को काफी फायदा हो, ऐसा यहाँ पर हमारे कॉमर्स मिनिस्टर यहाँ पे कह रहे हैं। दोस्तों, डेट है आज की 4 फरवरी 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ। पहला टॉपिक है हमारा जल जीवन स्कीम के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको इस स्कीम के बारे में थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि आखिर ये जल जीवन स्कीम क्या है। देखो एक्चुअली ना, अगर हम बात करें इस जल जीवन मिशन के अंतर्गत, जो हर घर जल है, ये रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई कंपोनेंट है। इसके अंतर्गत हमारा विजन ये था कि जितने भी हमारे रूरल हाउस होल्ड्स हैं, ग्रामीण जो हमारे घर हैं, वहां पर 55 लीटर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर पर पर्सन पर डे हम यहाँ पे पहुंचा पाए थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। जो टैप के माध्यम से प्रति व्यक्ति पर दिन 55 लीटर पानी पीने वाला उन तक पहुंचना चाहिए। तो 2020 में हमने इस स्कीम को स्टार्ट किया एंड इसके माध्यम से हमने लगभग 19 करोड़ परिवारों को यहाँ पर कवर किया है, रूरल हाउस होल्ड्स को। अब इसके अंदर जो पैसा होता है वो यहाँ पर शेयर्ड रहता है। जैसे सेंटर और स्टेट्स में 50-50 का शेयरिंग रहता है। आपकी हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए सेंटर 90% और स्टेट 10% कंट्रीब्यूट करते हैं। यूटीज के लिए 100% फंडिंग सेंटर की तरफ से रहती है। बाकी ये जो मिनिस्ट्री है ना, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत आता है। एंड हमारी ये कोशिश थी कि 2024 तक हम 100% कवरेज कर पाए। वो नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, हमने इसको 4 साल एक्सटेंड कर दिया। अब नया टारगेट हमारा जो है वो 2028 है। बाकी देखो, घरों तक तो पानी पहुंचाते हैं। इसके अलावा जो उस गांव में स्कूल होते हैं, आंगनवाड़ी सेंटर हो गया, जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो गया, वहां तक भी ये जो पीने वाला पानी है वो यहाँ पे पहुंचाया जाता है। अब सवाल आता है कि सर देखो, हमने टैप वगैरह तो लगा दी बहुत सारी, ऐसे नल तो बहुत सारे लगा दिए, हर घर नल कर दिया, ठीक है, पर क्या ढंग का पीने का पानी आ भी रहा है? क्या लोग उसको इस्तेमाल कर भी पा रहे हैं? देखो, यहाँ पर एक सर्वे करवाया गया मिनिस्ट्री के द्वारा। उस मिनिस्ट्री के सर्वे ने यह बताया कि देखो, लगभग सभी घरों में हमने पहुंचा दिया है पानी, पर एक्चुअल में उन नलों में पानी आता नहीं है, या पानी आता है तो पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है। ये यहाँ पे मिनिस्ट्री का खुद का सर्वे कह रहा है। तो पढ़ते हैं क्या है सर्वे के अंदर। इस सर्वे का नाम क्या था? फंक्शनैलिटी असेसमेंट ऑफ हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। तो सबसे पहले तो देखो, उन यहाँ पे हमने सभी का सर्वे नहीं किया। देखो आप लोगों का, जैसे मैंने बताया, 19 करोड़ घरों का मतलब ओवरऑल डेटा है, क्योंकि जहां पे हमने नल लगाए हैं उनमें से केवल हमने 2,37,000 हाउस होल्ड का ही सर्वे किया है। और ये सर्वे भी केवल उन्हीं गांव को हुआ है जहां पे 100% टैप कवरेज उन स्टेट्स ने बोला है। स्टेट्स ने खुद बोला कि हमने हर घर नल लगा दिया। जैसे ऐसे ऐसे 2,72,000 गांव हैं जहां पर हम भारत बोलता है कि हमने हर घर नल पहुंचा दिया है। तो उन 2,72,000 गांव में से हमने 2,37,000 हाउस होल्ड यहाँ पे कवर किए हैं। ठीक है, तो क्या आया इस सर्वे के अंदर?
पहली चीज तो ये आई कि जहां पर हमने बोला था ना कि 100% हमने पहुंचा दिया है, तो दरअसल में वो 100% नहीं निकला, वो निकला 98%। ठीक है, 98% कोई बुरी बात थोड़ी है, ये तो बहुत बढ़िया आंकड़ा है कि ठीक है वहां पे टैप कनेक्शन 98% घरों तक पहुंच गया है। अब बात आती है इसके बाद की, 83% ऐसे घर थे जिन्होंने बोला कि भाई हमारे यहाँ पे नल तो है, पर पिछले 7 दिन के अंदर एक बार ही, मतलब पानी जो है वो कम से कम एक बार आया है। मतलब 17% घर अभी भी ऐसे हैं जहां पर नल तो लग गया पर पानी नहीं आ रहा भाई, वहां पे पिछले हफ्ते में एक बार भी पानी नहीं आया। 83% घरों ने बोला कि हाँ, एक हफ्ते में एक बार पानी आया है, पर 17% ने बोला एक बार भी पानी नहीं आया। तो नल लगाने का फायदा क्या है जब पानी ही नहीं आ रहा उसके अंदर। यहाँ पर कुछ स्टेट्स ने अच्छा काम किया, जैसे गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, इनके अंदर यहाँ पे अवेलेबिलिटी थी, मतलब नल इनके अंदर यहाँ पे लगे हुए हैं। बट ऑन द अदर हैंड कुछ और जगहों की बात करें तो यहाँ पे बिहार, यूपी, उत्तराखंड, सॉरी बिहार, यूपी और आपका नागालैंड, यहाँ पर अवेलेबिलिटी कम है। तो इन स्टेट्स को अभी यहाँ पे काम करने की जरूरत है। फिर बात आती है कि भाई आपने बोला है कि 55 लीटर पर पर्सन पर डे देना है, क्या उतना पानी आता भी है? तो 80% घरों ने बोला हाँ उतना आता है, बाकियों ने बोला नहीं उतना नहीं आता। जैसे सिक्किम और गुजरात की बात करें, यहां पर पानी होगा पर उतना नहीं आता जितना हमने बोला था कि 55 लीटर पर डे। केवल 58% लोगों ने गुजरात में बोला कि हाँ 55 लीटर पर पर्सन पर डे आएगा, और सिक्किम में तो ये नंबर 24% था। फिर बात आती है कि पानी आता है तो खराब क्वालिटी का आता है, अच्छी क्वालिटी का आता है। देखो, हमारे यहाँ पे इन्होंने सर्वे किया, उसमें देखा कि यार अलग अलग पैरामीटर्स जैसे होते हैं, पीएच लेवल क्या है पानी का, एस्चेरिचिया कोलाई जो आपके बैक्टीरियम होते हैं वो कितने हैं, कॉलीफॉर्म लेवल क्या है, वो सारी चीज जब सर्वे करी गई ना, तो पाया गया कि केवल 76% घर ऐसे हैं जहां पर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट हो रहे हैं। यानी कहने का अर्थ ये है कि 24% जो परिवार है ना, वो गंदा पानी पी रहे हैं। ये मिनिस्ट्री का खुद का सर्वे बोल रहा है भाई। और आप लोग तो जानते होंगे, देखो जब देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, वहां पर गंदा पानी पीने से लोगों की डेथ हो जाती है, तो आप सोच सकते हो कि देश के बाकी हिस्सों में क्या हालत होगी। ठीक है, पर एक बात जरूर है, देखो जब सर्वे किया गया तो 76% परिवारों के पानी मतलब ठीक निकले, पर जब लोगों से पूछा गया कि पानी कैसा आ रहा है, तो 85% लोगों ने कहा कि हाँ पानी ठीक है। ठीक है ना, तो लैब टेस्ट बोल रहे हैं कि कंप्लायंस कम है, पर लोग खुश हैं कि ठीक है यार पानी ठीक ही लग रहा है हमें तो। ठीक है, तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे 76% घर ऐसे हैं जो ओवरऑल स्कीम से बेनिफिट हो पा रहे हैं। बाकी 24% के घरों में नल लग तो गया, पर उनका या तो पानी अच्छा नहीं आ रहा या पानी आ ही नहीं रहा, पानी आ रहा है तो बहुत ही थोड़ा आ रहा है। तो 24% परिवारों को इसका कोई खास फायदा यहाँ पे नहीं मिल रहा। तो डेफिनेटली देखो, जल जीवन स्कीम ने हेल्प किया है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, पर काफी सारी कमियां भी है इस स्कीम के अंदर, जो कि मिनिस्ट्री ने खुद अपने सर्वे के अंदर यहाँ पे हमें बताई हैं। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज योर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026। सबसे पहले तो मैं आपको ना थोड़ा ग्रैंड स्लैम के बारे में एक्सप्लेन करता हूं। अब आप लोग जानते होंगे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स के बारे में। अब साल में ना 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स होते हैं। एक होता है दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये जनवरी फरवरी के आसपास होता है, और ये होता है मेलबर्न में, और ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। फिर आपका मई जून के महीने में आ जाता है फ्रेंच ओपन, ये होता है क्ले कोर्ट। ठीक है, क्ले में खेला जाता है, ये रोनाल्ड गैरस, ठीक है, इसको बोलते हैं। फिर आपका तीसरा होता है विंबलडन, ये जून जुलाई में होता है, ये आपका लंदन में ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। एंड आखिरी होता है आपका यूएस ओपन, अगस्त सितंबर के मंथ के अंदर, और ये आपका न्यूयॉर्क में हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। यहाँ पे सिंगल्स टूर्नामेंट, डबल्स टूर्नामेंट, मिक्स डबल चैंपियन, ये सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो अभी जैसा जनवरी फरवरी चल रहा है, तो अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 यहाँ पे हुआ। ठीक है, एंड जैसा मैंने आपको बताया कि ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। पहले ये ग्रास पे खेला जाता था, पर 1988 के बाद ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। मेलबर्न में होता है, मेलबर्न पार्क में। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये देखने को मिलेगा। तो इस बार जो ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो जीत प्राप्त की है वो है कार्लोस एल्करास। ये केवल और केवल 22 वर्ष के हैं, केवल 22 वर्ष के। और एक्चुअली अगर हम बात करें ना, तो 22 वर्ष की उम्र में ये यंगेस्ट मैन इन हिस्ट्री बन चुके हैं जिन्होंने करियर ग्रैंड स्लैम को यहाँ पे कंप्लीट किया है। अब पॉइंट आएगा करियर ग्रैंड स्लैम का मतलब क्या। देखो एक्चुअली ना, अगर हम बात करें यहाँ पे कार्लोस एल्करास की, जो स्पेन से आते हैं, इन्होंने यूएस ओपन जीता है 2 बार, 2022 और 2025 में। इन्होंने विंबलडन भी जीता है 2023 और 2024 में। इन्होंने फ्रेंच ओपन भी जीता है 2024 और 2025 में। इन्होंने बस ऑस्ट्रेलियन ओपन नहीं जीता था अभी तक, इस बार उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीत लिया। तो ये चारों जीतने वाले, विंबलडन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, चारों जीतने वाले ये दुनिया के सबसे यंगेस्ट पर्सन यहाँ पे बन चुके हैं। इसीलिए इन्होंने करियर ग्रैंड स्लैम यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। समझे इस तरह से। तो ये है, इन्होंने हराया किसको, देखो बहुत ही फेमस पर्सन है नोवाक जोकोविच, इनको इन्होंने सर्बिया के जो है उनको फाइनल में यहाँ पे हराया। वुमेन सिंगल की बात करें तो यहाँ पर एलिना रायबाकिना,
कजाकिस्तान से हैं, ये जीती, ठीक है। और मेंस डबल की बात करें तो क्रिश्चियन हैरिसन और नील्स पुक्सी, एंड अगर हम बात करें वुमेन्स डबल की तो एलिस मर्टेंस एंड जियांग शुआई, ये इन्होंने यहाँ पे जीता। और ऐसे ही मिक्स डबल के अंदर भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो देखो एक्चुअली क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, आजकल थोड़े स्पोर्ट्स के भी क्वेश्चन आने लग गए हैं, तो कोई आपको इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा टूर्नामेंट कहाँ पर होता है या किस तरह के कोर्ट पे खेला जाता है, या कुछ अगर आप कुछ फैक्चुअल पूछना चाहे तो वो भी पूछा जा सकता है, तो हमने उनको भी यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट आएंगे अगले टॉपिक पे, दैट इज सेल्फॉस पॉइजनिंग। देखो आप लोगों ने ना ये देखा होगा सेल्फॉस को, ठीक है, ये दरअसल में जहर है, ठीक है, दिस इज अ पॉइजन। अब होता पता क्या है, इसमें पॉइजनिंग कैसे हो जाती है, क्योंकि इसमें होता है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे खेत होते हैं एग्रीकल्चर में स्टोर करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, ताकि उनको कोई बाहर से अपने जो हमारे ग्रेन्स हैं उनको नुकसान ना हो, तो कई बार हमें यहाँ पे कुछ छिड़काव करना पड़ता है, राइट। ये छिड़काव सेल्फॉस का भी किया जाता है। तो बहुत सारे जो हमारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर एग्रीकल्चर होता है, वहां पर आपको सेल्फॉस ना आम दुकानों पे मिल जाएगा। अब दिक्कत क्या है, इससे देखो आपका ग्रेन प्रिजर्वेशन होता है एग्रीकल्चर के लिए, मतलब हमारे जो कीटनाशक है एक तरह से उसकी भी मदद करता है। पर अगर किसी को अपने आप को मतलब सुसाइड कमिट करना हो तो वहां पर भी लोग इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। अब दिक्कत यही है कि इसीलिए इसका मिसयूज बहुत ज्यादा बड़े लेवल के ऊपर हमें देखने को मिल जाता है। इसीलिए ये जो पॉइजनिंग है सेल्फॉस के माध्यम से एक बहुत बड़ी भारत में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन चुकी है। अब इसमें एल्यूमिनियम फॉस्फाइड होता है, मैंने आपको बताया। अब पता क्या होता है, जब वो आपके पेट में जाता है, जब उसको मॉइस्चर मिलता है या फिर गैस्ट्रिक एसिड जब आता है, तो ये फॉस्फीन गैस बन जाता है। फॉस्फाइड है ना, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, ये अंदर जाके फॉस्फीन गैस बन जाएगा। फॉस्फीन गैस जो होगी वो कहीं ना कहीं आपके बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को खत्म कर देती है। कैसे खत्म कर देती है, क्योंकि इससे जो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन है वो रुक जाता है। ये जो फॉस्फीन बना ना आपके पेट के अंदर, तो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन रुक गया। ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन रुक गया तो उससे कहीं ना कहीं जो आपके लिपिड्स हैं उनमें दिक्कत आ जाती है। आप लोग लिपिड के बारे में समझते होंगे। लिपिड जब मैं बोलता हूं ना, तो लिपिड का मीनिंग यहाँ पे होता है इट इज अ काइंड ऑफ अ फैट लाइक मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे आप ये एनर्जी स्टोर करते हैं, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। एक सब्सटेंस होते हैं जैसे फैट, ऑयल, कोलेस्ट्रॉल, वैक्सेस, उसी की तरह के यहाँ पे सब्सटेंस होते हैं। तो लिपिड पेरोक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, यहां पर मीनिंग यही है कि लिपिड पेरोक्सीडेशन में क्या होता है, आपके लिपिड डैमेज होने लग जाते हैं बाय ऑक्सीजन रिलेटेड केमिकल्स। तो ये फॉस्फीन की वजह से ही होता है, और उस वजह से फिर एक इंसान की बॉडी में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाता है, उसको हार्ट अटैक आ सकता है, एंड इस वजह से उसकी डेथ हो सकती है। तो ऐसा देखा गया है कि इसको कंज्यूम करने के बाद जो डेथ रेट है वो 70 to 80%, 70 to 100% आपको देखने को मिल जाएगी। बट अभी पता क्या हुआ है, अभी डॉक्टर्स ने एक बहुत मेजर क्लिनिकल ब्रेक थ्रू यहाँ पे ऑब्टेन किया है। क्या हुआ है, डॉक्टर्स ने यहाँ पे बताया है कि जो इंट्रावेनस लिपिड एमल्शन थेरेपी है ना, इसका काफी फायदा हो सकता है इस पॉइजनिंग को खत्म करने के अंदर। देखो एक्चुअली ना पता क्या है कि हमें पता नहीं है कि इसका प्रॉपर सोल्यूशन क्या है। अगर मान लो किसी ने कंज्यूम कर लिया इस जहर को, तो कैसे उसको बचाएं, काफी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर डॉक्टर्स का बोलना है कि इंट्रावेनस लिपिड एमल्शन थेरेपी जो है ना, वो मदद करेगी। कैसे मदद करेगी, एक्चुअली ये जो थेरेपी है ये क्या करती है, यहाँ पर आप फैट इमल्शन को आप सिंक या अब्जॉर्ब करवाते हो, क्या, जो आपके टॉक्सिन्स होते हैं। देखो जब आपने कंज्यूम किया सेल्फॉस को, तो उससे क्या हुआ, आपकी बॉडी में जो सारा फॉस्फीन गैस वगैरह बनने स्टार्ट हो गया, बिल्कुल। पर ये जो आपका इंट्रावेनस लिपिड एमल्शन है ना, ये क्या करता है, आपका ब्लड प्रेशर को मैनेज करता है। इसको बोलते हैं हम हेमोडायनेमिक स्टेबिलिटी। आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, आपकी हार्ट रेट को मेंटेन करके रखता है, आपके ब्लड फ्लो को इंश्योर करता है, ताकि ऑक्सीजन जो सप्लाई है वो यहाँ पर आपके टिश्यूज को, आपके ऑर्गन्स को यहाँ पे मिलती रहे। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी स्टेबल रहेगी और उससे आपकी जो डेथ रेट है वो यहाँ पे कम हो जाती है। तो ये जो ट्रीटमेंट है अपने आप में काफी कम कॉस्ट का है, काफी इजीली अवेलेबल है। तो यहाँ पे डॉक्टर्स ने बोला है कि अगर आगे किसी को सेल्फॉस पॉइजनिंग होती है तो उस केस में यहाँ पर उसको इंट्रावेनस लिपिड एमल्शन थेरेपी यहाँ पे दी जा सकती है, और ये काफी कारगर सिद्ध हो सकती है। नेक्स्ट आएंगे अगले टॉपिक पे, दैट इज योर भारत विस्तार। इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये भारत विस्तार क्या है। देखो एक्चुअली ना अगर हम बात करें आजकल न्यूज़पेपर्स की, तो न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा डिस्कशन बजट, इकोनॉमिक सर्वे इसी के रिगार्डिंग हो रहा है। हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया है, पर अगर कुछ नए पॉइंटर्स कुछ आते हैं तो मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करता चलूंगा। भारत विस्तार की अगर हम बात करें तो विस्तार की फुल फॉर्म क्या है, वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेस। अब यहाँ पर पता क्या है, देखो अब बहुत सारी बातें हुई हैं, ऑरेंज इकोनॉमी की बात करी, प्रधानमंत्री जी ने भी बात करी, फाइनेंस मिनिस्टर तो कर ही रहे हैं। तो भारत विस्तार में पता क्या हो रहा है, हम एग्रीकल्चर में एआई को हम इस्तेमाल करेंगे। कैसे, देखो हमारा एक फोकस है डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग का।
ठीक है, या फिर एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, कि हमारे जो भी फैसले होना वहां पर हम डेटा का इस्तेमाल करें। अब डेटा हमें कहां से आएगा? देखो, एआई हमें हेल्प कर सकती है बहुत सारी चीजों के अंदर। फार्मर को कोई डिसीजन लेना है तो वहां एआई मदद कर देगी, किसान को बता देगी कि बारिश कम होगी, बारिश ज्यादा होगी, क्या होगा। उससे कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर का जो रिस्क है वो काफी हद तक कम हो जाएगा, फार्म प्रोडक्टिविटी यहाँ पे बेहतर हो पाएगी। तो एक मल्टीलिंगुअल, अलग अलग लैंग्वेजेस में आपको ये एआई एनेबल्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाएगा, भारत विस्तार। तो ये जो इनिशिएटिव होगा ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, साथ साथ में इसको एग्रीस्टैक के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यहाँ पे सपोर्ट करेगा इसको। तो इससे पता क्या होगा, इससे एआई का एनालिटिक्स आ जाएगा, हर एक क्रॉप के लिए, हर एक लोकेशन के लिए अलग अलग प्रकार की एडवाइजरी होंगी। मतलब चावल के लिए कोई चीज अलग हो सकती है, किसी पेपर के लिए अलग हो सकती है ना, और केरला के लिए एडवाइजरी अलग हो सकती है, पंजाब के लिए एडवाइजरी अलग हो सकती है। तो इस तरह से मल्टीलिंगुअल, अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर कस्टमाइज्ड रिकमेंडेशन किसानों तक जाएंगी, किसानों को बताया जाएगा कि आपके लिए क्या फायदेमंद हो सकता है, एंड उस बेसिस के ऊपर यहाँ पर किसान डिसीजन ले सकते हैं, एंड इस तरह से फार्म प्रोडक्टिविटी है जो बेहतर हो सकती है। बाकी वेदर के ऊपर, सॉइल हेल्थ कैसी है, क्रॉप मैनेजमेंट कैसी है, रिस्क को कैसे कम करें, उसके रिगार्डिंग रियल टाइम इनपुट्स यहाँ पे ये मदद करेगा आपको भारत विस्तार। तो जो किसानों के पास जानकारी का अभाव रहता है ना, उस जानकारी के अभाव को यहाँ पे खत्म कर दिया जाएगा, एंड इससे ओवरऑल फार्म प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। अब आपका जो विकसित भारत का विजन है वहां पे एग्रीकल्चर को भी डिजिटल एग्रीकल्चर करना है हमें, उसमें मदद करेगी, हमारे छोटे किसानों को भी हेल्प करेगा, उनके लिए जो समस्याएं थी, जो नुकसान होता था, उसको भी कम करने के अंदर जो भारत विस्तार है वो यहाँ पे मदद करने वाला है। अगला टॉपिक हमारे सामने है, दैट इज चक्रा सेंटर ऑफ एक्सलेंस। देखो, एसबीआई ने लॉन्च किया है चक्र सेंटर ऑफ एक्सलेंस। अब पहली बात तो डाउट आएगा कि सर क्या हमें एसबीआई का इनिशिएटिव भी पढ़ना चाहिए? देखो, ये है तो भले एसबीआई का इनिशिएटिव, और एसबीआई एक सरकारी बैंक है तो पढ़ना तो चाहिए। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर सिर्फ इंडिया ही नहीं, अलग अलग देशों के साथ, जैसे आपका जापान के साथ भी यहाँ पे कोलेबोरेशन हुआ है, तो दैट इज वाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। क्या होता है, यहां पर एसबीआई ने बोला है कि भाई जो सनराइज सेक्टर्स है ना, उनकी हम फाइनेंसिंग को सपोर्ट करेंगे। सनराइज सेक्टर कौन से सेक्टर होते हैं? ऐसे सेक्टर जो कहीं ना कहीं आज तो भले ही छोटे हैं, पर इनका फ्यूचर पोटेंशियल बहुत बहुत ज्यादा है। आने वाले समय के अंदर ये बहुत तेजी से तरक्की करेंगे ये सेक्टर्स, एंड उससे बहुत बड़े स्तर के ऊपर रोजगार जनरेट होगा, एंड बहुत डिमांड भी यहाँ पे जनरेट होगी। तो कौन से सेक्टर के ऊपर फोकस किया जा रहा है जिसकी गार्डिंग फाइनेंसिंग की जाएगी? देखो, यहाँ पर अभी 8 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हमने डिसाइड किए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, एडवांस सेल केमिस्ट्री एंड बैटरी स्टोरेज, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर, डीकार्बोनाइजेशन, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर्स। अब ये ऐसे सेक्टर हैं जो आज भले ही छोटे आपको लगें, पर आगे जाके मार्केट इनकी बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली है। तो इसीलिए इन सेक्टर्स को पैसा मिलने में दिक्कत ना आए, उसके लिए यहाँ पर एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म यहाँ पे क्रिएट किया गया है, चक्रा। इसका पर्पस मैंने आपको जैसे बता दिया कि यहाँ पे मदद मिलेगी इन सभी सेक्टर्स को। एंड इसमें देखो, एसबीआई तो है ही है, बाकी इसके अलावा डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, मल्टीलैटरल एजेंसीज, अलग अलग बैंक्स, एनबीएफसी के साथ मिलकर काम किया जाएगा। एंड इवन जापान के जो बैंक है ना, वो भी यहाँ पे साथ में मिलकर काम करेंगे। तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो दोनों तरह की डोमेस्टिक कैपिटल भी और फॉरेन डेट कैपिटल भी यहाँ पे इनको मिलेगी, ताकि इनको कोई समस्या यहाँ पे इन सेक्टर्स को ना आए। तो इसलिए एसबीआई ने अलग अलग एमओयू साइन किए हैं। तो 8 सेक्टर्स को लगभग 100 लाख करोड़ का मतलब इकट्ठा मिला के कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे मतलब होगा। तो डेफिनेटली उसके लिए पैसा यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी डेफिनेटली इंडिया इंटीग्रेट करेगा दुनिया की टेक्नोलॉजी के साथ, एंड हमारे क्लाइमेट गोल्स को अचीव करने के लिए, कार्बोनाइजेशन, डीकार्बोनेशन गोल को अचीव करने के लिए उसमें आपका ये मदद करेगा। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी और एआई को इकट्ठा कर कर एसबीआई ने यहाँ पे इंश्योर किया है कि इन सेक्टर्स को प्रॉपर ढंग से पैसा मिलता रहे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक और बजट के रिगार्डिंग, वो है युवा शक्ति ड्रिवन पुश टू एजुकेशन, स्किल्स एंड ह्यूमन कैपिटल। देखो, इस बार के हमारे बजट में बहुत बड़े स्तर के ऊपर बात हुई है इन सब के रिगार्डिंग। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एजुकेशन की, तो एजुकेशन का जो बजट एजुकेशन है ना, वो लगभग 1,40,000 करोड़ यहाँ पे हो चुका है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लिए। एंड पिछले साल के मुकाबले ये 8% इंक्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक तो यहाँ पे सरकार ने ये बोला है कि हम एक हाई पावर्ड स्टैंडिंग कमेटी यहाँ पे बनाएंगे, जो हमें बताएगा कि कैसे 2047 तक हमें जो अलग अलग गोल्स अचीव करने हैं वो कैसे अचीव कर पाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा एक सपना है कि हमारा 2047 तक ना 10% शेयर हो ग्लोबल सर्विसेज के अंदर। अब वहां तक कैसे पहुंचेंगे, ये कमेटी हमें वहां पे बताएगी कि क्या करना है, कौन से सेक्टर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, कहाँ से रोजगार जनरेट होंगे, वो सारी बातें। बाकी एआई का क्या इम्पैक्ट होने वाला है, ये सारी बातें भी हमें ये कमेटी बताएगी। बाकी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गर्ल्स हॉस्टल यहाँ पे बनाया जाएगा, स्टेम इंस्टीट्यूशंस के अंदर। खासकर स्टेम होता है आपका साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स।
ताकि ना बच्चियों को भी पढ़ने के अंदर कोई भी किसी प्रकार की समस्या ना हो। ठीक है, बच्चियां आराम से यहाँ पे पढ़ पाएं, हायर एजुकेशन अपनी ऑब्टेन कर पाएं, उसके लिए यहाँ पे हॉस्टल यहाँ पे बनाए जाएंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक गर्ल्स हॉस्टल जरूर होगा। साथ ही साथ ये जो हॉस्टल्स होंगे इनको वायबिलिटी गैप फंडिंग या कैपिटल सपोर्ट से यहाँ पे मदद की जाएगी। कहने का मतलब, अगर मान लो कोई ऐसी जगह भी है जहां पर पैसा बहुत ज्यादा लगे, पर हमें लगती है कि नहीं है यार ये बनाना जरूरी है, तो हम वहां पे बनाएंगे, सरकार वहां पे मदद करेगी यहाँ पे उस केस के अंदर। ठीक है, तो कोशिश यही है कि महिलाएं जो कई कई घंटे जिनको लंबा लंबा टाइम पढ़ना पड़ता है, लेबोरेटरी वर्क करना पड़ता है, कहीं उनको सेफ्टी का कंसर्न रहता है, तो उनकी पढ़ाई इन वजह से रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो आर्टिकल 15(3) आर्टिकल 15(4) के अंदर हम बात यही करते हैं, तो महिलाओं को यहाँ पे प्रॉपर सुविधाएं मिलेंगी। प्लस एट द सेम टाइम हम बनाएंगे यूनिवर्सिटी टाउनशिप। ठीक है, तो 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप यहाँ पे बनाए जाएंगे। होगा पता क्या, एक जगह ऐसी होगी जहां पर आपकी यूनिवर्सिटीज होंगी, कॉलेजेस होंगे, रिसर्च इंस्टीट्यूशन होंगे, स्किल सेंटर्स, आपके रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, सारा कुछ एक ही जगह के ऊपर हो जाएगा। जैसे आप लोग इंडस्ट्रियल नहीं टाउनशिप बोलते, वहां पे सारा इंडस्ट्रीज होती हैं, यहाँ पे ऐसे यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स हुआ करेंगी। और इनफैक्ट ना इस इंडस्ट्रीज को इस एजुकेशन के साथ भी लिंक किया जाएगा, सो दैट कि यहाँ पे ऐसा ना हो कि इंडस्ट्रीज में कुछ और काम चल रहा है, एजुकेशन में कुछ और पढ़ाया जा रहा है। इनका लिंकेज इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट करवाया जाएगा। बाकी कमेटी ने, जैसे मैंने आपको बताया कि एआई का क्या इम्पैक्ट होगा, वो सारी बातें, एंड एआई को कैसे हम बच्चों में, स्कूल्स में लेकर आ सकते हैं, वो सारी डिस्कशन यहाँ पे होंगी। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें, जो भी हमारे स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जो मतलब SCERTs हैं, मतलब उनको यहाँ पे हम टीचर ट्रेनिंग उनमें यहाँ पे अच्छे से करवाई जाएगी। बाकी हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं उनको हम एआई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर स्किलिंग देंगे। हमारे इंजीनियर्स को भी यहाँ पे उनको प्रॉपर स्किल दिए जाएंगे। इनफैक्ट अगर हम बात करें, मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ एम्प्लॉयमेंट को भी यहाँ पे एक बूस्ट मिलेगा, क्योंकि हम 5 रीजनल मेडिकल हब यहाँ पे एस्टेब्लिश करेंगे अलग अलग स्टेट्स के अंदर। ठीक है, तो बाकी रोजगार भी यहाँ पे जनरेट होगा, एंड इस तरह से आयुष सेंटर्स, डायग्नोस्टिक्स, ये सारे भी यहाँ पे एस्टेब्लिश किए जाएंगे। तो ये कुछ बातें थी युवा शक्ति ड्रिवन पुश टू एजुकेशनल स्किल्स एंड ह्यूमन कैपिटल। अब रही बात क्वेश्चंस की, तो आज आपके सामने 2 क्वेश्चंस हैं, इनको आप ट्राई करो। पहला क्वेश्चन, अच्छा आज क्वेश्चंस नहीं है एक्चुअली, क्वेश्चंस आज आई थिंक मैं लाना भूल गया, कोई बात नहीं। तो हम कल का जो होमवर्क था वही डिस्कस कर लेते हैं। एक होमवर्क था, मैंने दिया था आपको सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के बारे में। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ना एक्सप्लेन करता हूँ इन सबका मतलब क्या है। 3 वर्ड्स हैं यहाँ पे। एक है आपका IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एंड आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तीनों का एक एक करके एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का मतलब पता क्या होता है, कि आपके पास कुछ भी आपको नहीं मिला। आपको जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको वर्चुअल कंप्यूटर दे दिया गया, सारा कुछ आपके ऊपर है, सारा कुछ आपको ही स्क्रैच से बनाना है। आपको बस मिला क्या है वहां से, आपको बस एक तरह से स्टोरेज दे दिया गया, वर्चुअली आपको मिल गया, पर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर पूरा कंट्रोल आपके ऊपर है। तो बहुत कुछ काम आपको यहाँ पे करना पड़ता है, बिल्कुल स्क्रैच से आपको हर एक चीज, आपको एप्लीकेशन जो है वो डेवलप करनी पड़ेगी। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूं, ऐसा समझ लो कि यहां पर ना आपको बस एक घर दे दिया, अब आप उसको बनाओ। ठीक है, आपको एक मतलब एक फ्लैट दे दिया, उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको बस एक रहने की जगह दे दी, बाकी सारा कुछ आपको खुद करना है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का मतलब क्या होता है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या होता है कि एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाता है डेवलपर्स को, ताकि वो एप्स बना पाए। आपको सर्वर या हार्डवेयर मैनेज नहीं करना, आप सिर्फ अपनी कोडिंग करो। आपको बाकी सारा पीछे का काम जो होगा वो आपका कंपनी देख लेगी, आपको बस अपनी कोडिंग पे ध्यान देना है। जैसे आपका गूगल ऐप इंजन हो गया, यहां पर अगर आप एक कोडर हो, आप अपना बस कोड बनाओ और उसको रन करो। पीछे कहां पर वो डेटा स्टोर हो रहा है, पीछे कहां पर क्या चीज हो रही है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। समझे? इसको ऐसा समझ लो कि आप लोगों ने क्या किया, कि जैसे एक सिंपल एग्जांपल, कि मान लो मैंने आपको बोल दिया किचन के अंदर कि आपको मैंने सारा कुछ ला के दे दिया। मैंने आपको पनीर ला के दे दिया, मैंने टमाटर ला के दे दिया, मैंने आलू ला के दे दिए। मैंने कहा लो भाई ये सारे इंग्रेडिएंट हैं, आप इसकी सब्जी बना लो। तो सब कुछ पीछे दे दिया गया है, बस आपको कोड करके इसकी सब्जी बनानी है। ये होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। फिर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में क्या हुआ, ये और एक लेवल एडवांस हो जाता है। यहाँ कुछ नहीं करना, सब कुछ बना बनाया है, एवरीथिंग इज डन। सॉफ्टवेयर आपको ऑलरेडी दे रखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप लोग जीमेल अपना इस्तेमाल करते हो। अब जीमेल आप इस्तेमाल करते हो, सीधा जिसको मेल करना है करो। कहां से कहां स्टोर हो रही है, कहां नहीं हो रही है, कौन उसको मेंटेन करेगा, कुछ नहीं करना आपको, सीधा आप इस्तेमाल करो। डायरेक्टली आप जाके आप उसके फीचर्स को एंजॉय करो। तो आप देखो लेवल किस तरह से चेंज हो रहे हैं। यहां पर केवल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिया जा रहा है,
बाकी सब चीजें आपको स्क्रैच से बनानी है। यहाँ प्लेटफॉर्म एज सर्विस में आपको प्लेटफॉर्म दे दिया, आपको यहाँ पे कोड करना होगा। सॉफ्टवेयर सर्विस में सब कुछ आपको पूरी सर्विस की सर्विस एज इट इज दे दी, थर्ड पार्टी सारा कुछ आपका काम देखेगी, आप डायरेक्टली अपना काम वहां पे स्टार्ट करो। ये होता है फर्क यहाँ पे तीनों का। अब यहाँ पे रही बात, ये जो बात कर रहा है सॉफ्टवेयर एज सर्विस की, तो ये कह रहा है कि यहाँ पर जो यूजर इंटरफेस है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। बिल्कुल, आपको अपने जीमेल में कुछ चेंजेस करने हैं, करो। वहां पे उसका लेआउट चेंज करना है, करो, कर सकते हो, कोई दिक्कत बात नहीं है। बाकी आप अपने फोन से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो, हाँ भाई कर सकते हो। उसी तरह से आउटलुक हो गया, जीमेल, याहू मेल, हॉटमेल, ये सारे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का ही एग्जाम्पल है। आप लोग गूगल डॉक्स इस्तेमाल करते हो, ये भी आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ही है। आप लोगों ने नेटफ्लिक्स इस्तेमाल किया है, नेटफ्लिक्स क्या है भाई, सारा कुछ आप लोगों को दे रखा है, आप आराम से उसको देखो, ये एक सर्विस ही तो आपको दी जा रही है। तो बिल्कुल ये सारे स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आएंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ने आपको दिया था वेब 3.0 के बारे में, है ना। अब देखो पहले तो इसमें समझना कि वेब 1.0, 2.0, 3.0 का अंतर क्या है। देखो वेब 1.0 आया रफली 1989 से लेकर 2005 के बीच का टाइम जो है। अब इसमें पता क्या होता था, वेब 1.0 में क्या होता था कि ये रीड ओनली था। रीड ओनली मतलब आपने वेबसाइट खोली, आपने कंटेंट वहां से पढ़ा, बस इतना ही कर सकते हो, इतना ही, और कुछ नहीं कर पाओगे। वेब 2.0 में क्या हुआ है, वेब 2.0 ये अपने आप में इंटरेक्टिव हो चुका है। यहां पर आप रीड भी कर सकते हो और आप राइट भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाते हो, वहां पर कंटेंट पढ़ भी सकते हो और आप अपना कंटेंट जनरेट भी कर सकते हो, अपना कंटेंट लिख भी सकते हो। सोशल मीडिया ऐप्स जो सारी चीजें होती है ना, ये सारा वेब 2.0 ही है, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, ये सारी चीजें। पर एक बात नोटिस करना, वेब 2.0 में एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है, यहां पूरा कंट्रोल ना कंपनी के पास में होता है। बड़ी बड़ी कंपनीज आपका डेटा कंट्रोल करती हैं वेब 2.0 में। पर जब हम बात करते हैं ना वेब 3.0 की, ये अभी इवॉल्विंग है, ये फ्यूचर भी आप कह सकते हो उसको। यहां पर आप रीड तो करते ही हो, आप राइट भी करते हो, प्लस आप अपनी मर्जी से इंटरनेट को रन करते हो। कहने का मतलब ये अपने आप में क्या होता है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। यहां डेटा का कंट्रोल आपके पास है, ठीक है। ये ब्लॉकचेन के ऊपर ये बेस्ड रहता है, तो डेटा का कंट्रोल आपके पास होता है, प्रिवेसी कंट्रोल्स आपके पास होते हैं। ये होता है 3.0। कोई सेंट्रल अथॉरिटी यहाँ पे नहीं होती, समझे इस बात को। और वेब 4.0 जो आने वाले समय में आएगा, वहां एआई, आईओटी, इन सब का और ज्यादा इस्तेमाल होगा। एक सिम्बायोटिक वेब बन जाएगा, ऑगमेंटेड रियलिटी एक तरह से होगी, जहां पर आप एक वर्चुअल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करते हो। तो अगर हम बात करें ना वेब 3.0 की, तो ये कह रहा है कि लोग अपनी मर्जी से अपना डेटा कंट्रोल कर पाएंगे। बिल्कुल, वेब 3.0 बेस्ड ही इस डिसेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि वेब 3.0 में ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क्स होंगे, बिल्कुल। और यहाँ पर ये कह रहा है कि ये 3.0 जो है, ये यूजर इसको ऑपरेट करते हैं इकट्ठे मिलके, ना कि कोई कंपनी। बिल्कुल, कंपनी वाली बात वेब 2.0 की थी, 3.0 तो डिसेंट्रलाइज्ड है। तो ये भी अपने आप में तीनों स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। अब रही बात अपने ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था पैमाना पोर्टल के बारे में। तो ये जो आपका पोर्टल है, ये दरअसल में इनिशिएटिव जो है आपका, ये मोस्टली मिनिस्ट्री का है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का। इसलिए स्टेटमेंट अपने आप में इनकरेक्ट रहेगा। चारीधांत वेटलैंड रिजर्व की बात करें तो ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, तो सेकंड भी अपने आप में इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें कि 16th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन बाइंडिंग है, ये देखो बाइंडिंग नहीं होती, वो अलग बात है, सरकार मान लेती है, पर अपने आप में दूसरा नॉन बाइंडिंग इन नेचर, तो ये अपने आप में रॉन्ग होगा। एंड अगर हम बात करें फोर्थ स्टेटमेंट की ग्रैमी अवार्ड्स के बारे में, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल ठीक है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।